स्वागत है हमारे एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल आदित्य त्रिपाठी में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति का ये या फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति किसी टॉपिक या किसी प्रकरण को पढ़ने से पहले हमें इस पूरे का अर्थ जान लेना चाहिए कि एक प्रकरण कह क्या रहा है। जब इसका अर्थ हम समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 9th में भी इससे आता है, लेकिन 10th में जब आपका बोर्ड एग्जाम रहता है तो 5 नंबर का इस चैप्टर से आना ही आना है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये सबसे पहले हमको बताएंगे कि फ्रांस कहाँ है, क्रांति किसे कहते हैं क्रांति। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आंदोलन का, आंदोलन। सबसे पहले हमारे पास इस समय तो वर्ल्ड का मैप अर्थात संसार का नक्शा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं बता दूं जो फ्रांस है ये यूरोप महाद्वीप, आप लोगों ने महाद्वीप पढ़ा होगा, महाद्वीप 7 होते हैं। यूरोप महाद्वीप पे सबसे कॉर्नर पर है यहाँ पर फ्रांस है। और ठीक इसी के इधर जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा। और आप फ्रांस के ठीक ऊपर की तरफ तिरछा में जाएंगे, ऊपर की तरफ आप तिरछे में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आयरलैंड। और नीचे आएंगे स्पेन, पुर्तगाल मिलेगा। यहाँ पर फ्रांस है। देखिए आप लोगों ने फ्रांस की लोकेशन देख ली। अब हम देखते हैं क्रांति और आंदोलन। सबसे पहले क्रांति यानी कि परिवर्तन और आसान शब्दों में हम अगर इसको समझना चाहें तो यानी कि इसको बदलाव, परिवर्तन या बदलाव। और ये ऐसा परिवर्तन या बदलाव जो विरोध के प्रति है, जिसके प्रति विरोध। और आंदोलन जैसे इसको मैं परिवर्तन विरोध यानी कि क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव और परिवर्तन जो विरोध की, जैसे किसी के विपक्ष में बोला जाए, पक्ष में ना बोला जाए उसमें। ये देखिए क्रांति में एकाएक परिवर्तन होता है, यानी कि 10 से 5 मिनट में क्रांति में बहुत समय लग जाता है। नहीं, आंदोलन में बहुत समय लग जाता है, लेकिन क्रांति में बहुत कम समय लगता है। और क्रांति में मारामारी होती है, लेकिन आंदोलन में मारामारी नहीं होती है। क्रांति में मारामारी होती है, मारामारी या मारपीट कह लीजिए, लेकिन आंदोलन में ये सब काम नहीं होता है। हमने फ्रांस कहाँ पर है, और फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, आखिर ये क्रांति क्यों हुई। हमने तो फ्रांस की राजधानी देखी और क्रांति का मतलब सीखा, आंदोलन का मतलब जाना, फ्रांस का राजधानी देखा। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, ये क्रांति हुई क्यों और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या फ्रांस के लोग वहाँ के राजा से खुश थे? जैसे हमने अभी तक फ्रांस की लोकेशन, फ्रांस को देखा कहाँ है, फ्रांस की राजधानी को देखा, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर है इसको देखा। अब हम देखते हैं कि क्या वहाँ के जो लोग थे फ्रांस के, क्या वहाँ के राजा से संतुष्ट थे। अर्थात आप कह लीजिए कि क्या उस गांव के, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उस गांव के जनता अपनी प्रधान या अपने राजा से संतुष्ट थे? तो ऐसा नहीं। फ्रांस की जो जनता थी वो अपने राजा लुई 16वां से थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये राजा तानाशाह था। और ये राजा सबसे पहले 1774 ईस्वी में ये राजगद्दी संभालता है, मात्र 16 वर्ष की आयु में। मात्र 16 वर्ष की आयु में ये सबसे पहला राजगद्दी संभालता है फ्रांस का। और ये जो लुई 16वां है, लुई 16वां, इनके पिता का नाम लुई 15वां, लुई 14वां, ऐसे इनके दादाजी परदादाजी, ये लुई लगता है। ये राजतंत्र है, जो राजा का नाम रहेगा
जो बेटे का नाम रहेगा वही सेम नाम उसके बेटे में भी आ जाएगा, लेकिन बस हल्का सा चेंजिंग कर दिया जाएगा। और हल्का सा चेंजिंग नाम में थोड़ा सा बहुत कर दिया जाता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि पिता का कोई ना कोई लक्षण बेटे में जरूर ही आ जाता है। पिता का कोई ना कोई लक्षण बेटे में जरूर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लुई प्रथम से लेके लुई 15वां तक, लुई प्रथम से लेके लुई 15वां तक, यानी कि इनके कार्यकाल से इनके अभी इनको हम नहीं राजा बनाते हैं। अभी इन 15 को जब ये फ्रांस में राजा थे, तब फ्रांस की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी, थोड़ी बहुत 100 में से 80 से 85% ठीक थी। लेकिन जैसे ही लुई 16वां गद्दी पर बैठता है, जो फ्रांस था वहाँ पर थोड़ा सा भी कोई भाईचारे के प्रेम में नहीं था। ये लोग भी तानाशाह थे, लेकिन इन राजाओं के वश में फ्रांस की जनता थी। लेकिन जब किसी अत्याचार को कोई व्यक्ति बहुत दिनों से सहता हुआ आता है, तो अधिक दिनों तक वह सह नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार फ्रांस की जनता बहुत दिनों से इन राजाओं का अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन लुई 16वां का अत्याचार इन्होंने सहन नहीं किया और ये सोचे कि अब इनको हटाना ही पड़ेगा। और जो फ्रांस की जनता थी, फ्रांस की जनता 3 वर्गों में विभाजित थी। जैसे हम लोगों में होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ पर 3 भागों में अलग अलग विभाजित थी। सबसे पहला था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, और तीसरा है तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, ये वहाँ की जनता थी फ्रांस की। इसमें कुलीन वर्ग आते थे, इसमें पादरी वर्ग आते थे, और इसमें जनसाधारण वर्ग कहिए या जनता वर्ग कहिए। तो ये जो राजा थी, वहाँ के राजा लुई 16वां कहिए या यहाँ के पूर्व जो जितने राजा थे, यहाँ के राजा लुई 16वां जी जो थे, ये प्रथम और द्वितीय स्टेट इन दोनों को बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 100 लोग है जनसंख्या, लेकिन एक बैग अगर वहाँ की जनसंख्या 200 हो जाए, तो क्या उस गांव के प्रधान को ये काबू करना मुमकिन होगा? तो ठीक इसी प्रकार जब फ्रांस में जनसंख्या कम थी, तो खाना भी उतना ही बना करता था। लेकिन जब जनसंख्या अधिक होती थी, तो फैक्ट्रियों में खाद्यांशों की कमी होती थी, कहिए ह्रास होती थी। तो ये जो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट थे, प्रथम स्टेट में वो लोग थे राजा के सगे संबंधी। जैसे राजा के सगे संबंधी भाई, नात, रिश्तेदार, पर्दार, करेजे, मौसा, मौसी, जो लोग इसमें ये कुलीन वर्ग। और जो कैथोलिक चर्च राजा के सगे संबंधी आते थे, और जो कैथोलिक चर्च से संबंधित थे वो भी इसमें आते थे, लेकिन इनको इसी बात। और द्वितीय स्टेट में वो लोग आते थे जो वहाँ के पादरी वर्ग थे, जो वहाँ के उच्च वर्ग अर्थात जो वहाँ के अमीर वर्ग थे, वो उसमें आते थे। और जो सबसे अंतिम स्टेट है और जो सबसे अहम स्टेट है, जिसका नाम है तृतीय स्टेट, ये वहाँ की सबसे गरीब वर्ग थी। तो जब जनसंख्या बढ़ती है, तो जब खाद्यांशों की ह्रास होती है, अर्थात जब खाना की कमी होती है, तो ये जो राजा थे, ये प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से
कुछ नहीं करते थे। बाकी जो जो तृतीय स्टेट में वो गरीब लोग आते थे जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, गरीब आते थे, किसान आते थे, वकील आते थे और दास लोग आते थे। दास मानी नौकर लोग आते थे। ये लोग इस गरीब वर्ग में आते थे और इसमें राजा के सगे संबंधी प्रथम स्टेट में, और दूसरे में जो उच्च वर्ग जिनके पास कमाने की क्षमता है वो इसमें आते थे। लेकिन इन लोगों को टैक्स नहीं देना था। टैक्स अर्थात कर, जो कि हमारे देश में भी भारत सरकार लेती है। तो जब तृतीय स्टेट जिसमें गरीब वर्ग थी, इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। इन लोग जो थे तृतीय स्टेट के, इन लोग दूसरों को खेतों पर जाके काम करते थे, अधिया करते थे, जैसे आधा फसल आपका आधा फसल हमारा, ये सब काम इन लोग करता था। लेकिन इन लोगों को टैक्स अर्थात इन लोगों को कर देना पड़ता था। और ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थे, इन लोगों में सबसे विशेष बात ये थी कि इन लोगों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त था कि अगर प्रथम स्टेट का बच्चा अगर वो पैदा हुए मात्र से 2 दिन हुआ है तो उसको कर नहीं देना। ठीक उसी प्रकार द्वितीय स्टेट में होता था। अगर द्वितीय स्टेट का कोई बच्चा उसको पैदा हुए अगर 2 ही दिन हुआ है तो उसको कर नहीं देना था। लेकिन अगर गरीब वर्ग या जनसाधारण वर्ग में कोई बच्चा उसको पैदा हुए अगर 2 दिन हो गया है, 2 दिन क्या, चाहे 1 घंटा चाहे 1 सेकंड हो गया हो, तो उसको कर देना था। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांस में क्रांति की सबसे अहम भूमिका तो ये निभाता है, उसके बाद सबसे अहम भूमिका निभाता है वहाँ की पावरोटी। अब जो फ्रांस की सबसे बड़ी क्रांति के कारण था वह था पावरोटी। वो कैसे? जैसे मैंने बताया कि जब फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती थी तो खाद्यांशों की कमी होती थी, यानी कि भोजन में कमी आती थी। तो भोजन में कमी आती थी तो उसके लिए किसानों ने, जो गरीब वर्ग जनसाधारण वर्ग था, उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाया इसी की लगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारत देश में पूर्व साल यानी कि पिछले साल एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना महामारी जिससे कि हम लोग घर में ही बैठे थे। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में भी एक महामारी आई थी, जिससे कि लोग जब घर में बैठा करते थे उनको खेत को कोई नहीं देखने वाला था। लेकिन जिनके पास ये पावरोटी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावरोटी फ्रांस का प्रमुख भोजन था, जिसको हम लोग आज ब्रेड कहते हैं, गुल्ला कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप लोग, भिन्न नामों से आप लोग इसको बोलते होंगे, ब्रेड, पावरोटी इत्यादि नामों से इनको बोलते होंगे। तो जब वहाँ पर आई तो वहाँ की फसलें नष्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात, जैसे भारत में रुपया चलता है, और वहाँ पर लिब्रे चलता था। लिब्रे वहाँ का पैसा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, लिब्रे चलता था। तो ये जो पावरोटी थी, जैसे जब कोरोना महामारी थी, तो अगर कोई सामान 10 रुपए का है तो उसको जो था, जब सामान कम होगा, सामान अगर 100 है, व्यक्ति 500, व्यक्ति अगर 200 लेने वाले हों तो सामानों का रेट बढ़ा दिया जाएगा। अगर सामान के मूल्य 10 रुपये तो उसको 20 रुपये कर दिया जाएगा, जिससे कि जो इसमें गरीब वर्ग हैं, वह जो इसमें अमीर वर्ग हैं वही खरीद चुके। ठीक इसी प्रकार जब जनसंख्या बढ़ती थी तो पावरोटी की कमी हो गई, क्योंकि वहाँ पर महामारी हो गई, अत्यधिक संकट आ गया वहाँ पर। जब तो अगर कोई पावरोटी 1 अरब लिब्रे का मिलता है, 1 अरब लिब्रे का, तो उस पावरोटी को सीधे 5 अरब लिब्रे में हो गया। फिर जब कुछ दिन महामारी और हुई, जब कुछ दिन लोग घर में और रहे, तो इसी पावरोटी का दाम जो 1 अरब लिब्रे मिला करता था, इसी पावरोटी का दाम 10 अरब लिब्रे हो गया। तो जो गरीब वर्ग थी, यानी कि तृतीय स्टेट, गरीब वर्ग थी, यानी कि जो तृतीय स्टेट थी, उसमें आक्रोश का भाव पैदा हो गया।
क्रोध का भाव हो गया कि ये कैसी बात हुई कि जब अमीर और गरीब में कोई समानता ही नहीं रह जा रहा है, तो ये कैसा देश, ये कैसा, जैसे हमारे भारत देश में सबको एक समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, सबको एक समान मत दिया गया है। लेकिन फ्रांस में गरीब वर्ग को नीचे दबाया जाता था और उच्च वर्ग को और ऊपर ले जाया जाता था। बस यही कारण थी वहाँ का मेन फ्रांस में क्रांति होने का। अब वहाँ पर क्रांति इसलिए होती है जो इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, गरीब वर्गों को, जो इन लोगों को गरीब वर्गों को टैक्स देना पड़ता था, वो दो प्रकार का था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में 9th में भी और 10th में पूछ लेता है कि फ्रांस में कितने प्रकार के कर थे। फ्रांस में 2 प्रकार के कर थे, पहले का नाम टाइड और दूसरे का नाम टाइट और टाइट। ये कर है अर्थात टैक्स है। अगर टाइड ये धार्मिक कर था, ये चर्चों में दिया कर, ये चर्चों में देना था प्रत्यक्ष रूप से, और ये धार्मिक कर, इसको राजा को देना पड़ता था। ये पादरी, ये कुलीन वर्गों को देना पड़ता था, जो कैथोलिक चर्च संबंधित थे, और ये जो है ये राजा को देना पड़ता था, राजा, और ये कुलीन को देना पड़ता था, जो कैथोलिक चर्च से संबंधित थे। तो जब आपको हम थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, तब ये पोर्शन को समझ में आएगा। ये फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, 14 जुलाई सन 1789 में फ्रांस में क्रांति। इससे पहले 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी और फ्रांस आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी, तो जो फ्रांस है मतलब अमेरिका पे ब्रिटेन का शासन था। तो जब 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिल चुकी थी, और फ्रांस और अमेरिका में क्या कनेक्शन है ये देख लीजिए। जो अमेरिका है उसको ब्रिटेन का शासन था, और जब अमेरिका में पैसों की कमी थी तो उसकी मदद फ्रांस करता था, और फ्रांस ने अमेरिका में अपनी सेना भेज दी थी, ब्रिटेन की सेना लड़ने को, और जिससे कि सन 1776 ईस्वी में अमेरिका पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है। अब जब दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो पैसों की कमी होगी। तो जब पैसों की कमी हुई तो जो लुई 16वां था उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे वहाँ का मुद्रा था, 10 अरब लिब्रे का कर्जा तो तब हो गया 1776 ईस्वी में ही, मात्र जब वो 18 साल का था, क्योंकि 16 वर्ष में वो राजगद्दी पे बैठा 1774 में, और 2 साल बाद उसको 10 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। और पहले से अर्थात जब लुई 16वां राजा नहीं बने थे, इसके पहले से भी इनके दादा पापा जी ने 2 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। कुल मिला के 12 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया। अब भाई जब फ्रांस को आज़ादी चाहिए तो फ्रांस को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रांस क्या करता है, जो तृतीय स्टेट था अर्थात गरीब वर्ग था, उनसे कर यानी कि टैक्स, अगर वो 1 लिब्रे देते हैं, अगर वो 10 अरब लिब्रे देते हैं, तो अब सीधा उनसे 50 लिब्रे लिया जाए। अब बताइए, जब गरीब वर्ग एक दिन में 100 रुपए कमाता था, और वो भी कर, ये जो कर है इसको एक बार तो यहाँ देना पड़ता है टाइड में, और एक बार टाइट में देना पड़ता था। अगर मान लीजिए किसी घर में 5 व्यक्ति हैं और कमाने वाला मात्र 1 है, और उसकी एक दिन की इनकम 100 रुपए है, अगर वो 50 रुपए टाइट में दे दे और 50 रुपए टाइट में दे दे, तो उसके पास बचेगा क्या? बेचारा उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। बस यही कारण था कि वहाँ पर क्रांति
हुई। बस यही कारण था कि वहाँ पर क्रांति हुई। ये जो गरीब वर्ग था इनको किसी प्रकार का सामंत अर्थात विशेषाधिकार किसी प्रकार का इनको कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था। और हमारे भारत में ये कहा गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसी के लिए यहाँ की जनता जो है वो लड़ रही थी। और जब ये राजा बने, जब लुई सलामा राजा बन गए 1774, अब हम लोगों ने अभी तक फ्रांस की क्रांति क्यों हुई इसके अहम कारण को बहुत ही आसान शब्दों में समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं कि अभी इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के पास जाएगा। ये पार्ट 1 है, इस पे बहुत हम शॉर्ट में बता रहे हैं और पार्ट 2 में हम थोड़ा डीपली में बताएंगे। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आपको मिलेगा। और जब लुई सलामा राजा बनते हैं तो जब राजा बनेंगे, कोई भी राजा बनेगा तो उनका शादी विवाह होता ही है। तो लुई सलामा का शादी भी ऑस्ट्रिया, जैसे कि हमने अभी बताया, अभी हमने पीछे टॉपिक बताया कि जब फ्रांस कहाँ है तो फ्रांस के हमने एकदम फ्रांस के ठीक सीधे के तिरछे बताया कि ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटवानेट, नाम सुन लीजिए, मेरी एंटवानेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और फ्रांस में महारानी बन के आई थी। और वो भी जो है फ्रांस में अलोकप्रिय महिला साबित हुई। अलोकप्रिय माने कि इनको फ्रांस की जनता थोड़ा सा भी इनको पसंद नहीं करता था। इसलिए नहीं पसंद करता था, अगर राजा कहता था कि अगर हम ये निर्णय लेंगे तो ये बीच में बोल देती थी कि राजा जी ये काम गलत कर रहे हैं यार। तो हस्तक्षेप करना, जो काम हम कर रहे हैं उसी काम में आप बिना माने अपनी टांग लड़ा दीजिए, इसी को हस्तक्षेप कहते हैं। कि और ये फिजूल खर्ची भी थी। अगर मान लीजिए कोई सामान 10 रुपए में मिलता है तो ये अपनी को महारानी साबित करने के लिए 100 रुपए का चीज यूज करती थी। अगर आप 10 रुपए का चीज लगाएंगे तब भी वही चीज होगा, और अगर आप 100 रुपए का चीज लगाएंगे तब भी वही चीज होगा। लेकिन ये अपने को ऊंचा साबित करने के लिए 100 रुपए का चीज लगाती थी, जिससे कि फ्रांस में दिक्कतें बढ़ती गईं। और फ्रांस में जब दिक्कतें बढ़ती गईं, अंत में फ्रांस में क्रांति होती है 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में। फ्रांस में आतंक का माहौल छा जाता है और लगभग 7,000 स्त्री एवं पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं। और जब किसी देश में क्रांति होती है तो वहाँ पर हथियार यानी कि गोला बारूद बम की मतलब जो हथियार रहता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब राजकोष खाली है फ्रांस का तो वहाँ के लोग ये गोला बारूद लाएंगे कहाँ से? तो आधी सेना उत्तरी भाग में और आधी सेना फ्रांस के उत्तरी भाग में और आधी सेना फ्रांस के दक्षिणी भाग में जाती है। तो उत्तरी भाग में मिलता है बास्टील का किला। अब ये बास्टील का किला क्या है भाई, अभी हम इसको बता देते हैं। अब भाई बास्टील का किला क्या है, अब इसे समझ लेते हैं। बास्टील का किला वो किला है जहाँ पर राजा अर्थात लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां ने निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया था। जब वहाँ का राजा तानाशाह है, जब फ्रांस का राजा तानाशाह है तो जनता की नहीं सुनता था। जो उनसे कहा जाता था वो एक ही पक्ष की बात सुन के दूसरे को जेल में डाल देते थे। तो बास्टील का किला वही किला था जहाँ पर निर्दोषों को गिरफ्तार कर दिया गया था। और वहाँ पर एक सिपाही कमांडर वहाँ रक्षा करता था कि इसके अंदर कोहली नहीं। लेकिन अगर किसी मान लीजिए अगर ये कोई किला है, मान लीजिए बास्टील का किला है, मुझे आज तो नहीं आती है लेकिन मैंने बास्टील का किला मान लीजिए ये है, अगर इसमें अधिक संख्या में अगर इसमें आदमी जाएं और केवल यहाँ पर एक कमांडर या एक सैनिक हो इस किला को देखने के लिए, विशाल किला है और इसमें 7 कैदी बंद थे। सबसे बड़ी बात, इसमें 7 कैदी बंद थे और एक कमांडर यानी कि सब 8 लोग थे। और ये जो आधी सेना थी ये इसमें
हथियार के चक्कर में इसके अंदर जबरन प्रवेश कर लेती है, अर्थात ज़बरदस्ती इसके अंदर चली जाती है और इस बास्तील के किले के कमांडर को मार दिया जाता है और अधिक मात्रा में गोला बारूद मिलता है। और ये जो 7 लोग थे और ये जो सात बिना गलती के जो गिरफ्तार थे, इनको बाइज्जत बरी अर्थात इनको छुड़ा लेती है वहाँ की जनता। और फ्रांस में क्रांति इसलिए हो रही थी कि जो वहाँ के राजा लुई सलावा हैं, इनको हटा दिया जाए, क्योंकि तीनों, जब फ्रांस की जनता 3 वर्गों में विभाजित थी तो तीनों को एक समान नज़र से देखा जाए। बस फ्रांस में इसी के लिए सबसे अहम कारण ये है, और दूसरा कारण महंगाई जो हमने पारोटी के बीच में बताई। बस सबसे 2 ही मेन कारण हैं, और अगर आप किताब में देखेंगे तो उसमें डीपली में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण, बस आपको केवल 2 ही कारण सबसे बड़ा मिलेगा। सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के जो राजा लुई सलावा है, इनको हटाया जाए और वहाँ पे जो कर लगा है और सबको एक समान नज़र से देखा जाए, और सबको एक समान नज़र माने कि तीनों स्टेट को समान टैक्स दिया जाए। अगर ये 5 दे रहे हैं तो ये भी 5 दे, ये भी 5 दे। ये नहीं कि ये कुछ ना दे, हम सीधे दे 100 रुपये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में हम आपके लिए कक्षा हाई स्कूल यानी कि क्लास 10वीं के लिए भारत में राष्ट्रवाद क्लास 10वीं के बच्चे इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम देखेंगे भारत और राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो वो आपको मैसेज के रूप में मिलता रहे। भारत में राष्ट्रवाद पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बस फ्रांस की क्रांति को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी घटनाएँ हैं। नेपोलियन बोनापार्ट है, वाटरलू भी मारे गए। इसको आप लोग किताब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक तो नहीं हूँ, मैं भी एक विद्यालय में पढ़ता हूँ, और हमारे चैनल से उस विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से और हमारे विद्यालय का नाम और मेरा नाम और मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, हमारे चैनल से आदित्य त्रिपाठी 10th BSBM से एक लाइन में सीधा सा आपको उसका जवाब मिल सकता है जीनियस बच्चों को। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे चैनल को एक बार पुनः कह रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।